नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि काफ़ी समय से पिछले 2-3 महीने से आपने नोटिस किया होगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं और इसका परिणाम क्या होगा? टीसीएस खरीदना चाहिए, इन्फोसिस खरीदना चाहिए या बैंकिंग स्टॉक खरीदने चाहिए जैसे कि एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ये जो काफ़ी समय से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनकी जो सोच है उसको बहुत बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले लगभग 20 इयर्स में। और ये जो चीज़ है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को, ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप है एंड इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने जिन भी लोगों के साथ आप मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश है कि आपके साथ हम उन चीज़ों को शेयर करें जो कि एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जो सोच है और उसके बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हम बात करते हैं। आइए वापस आते हैं अपने बेसिक मुद्दे पर। यूएस फेड, जो कि जैसे हमारा आरबीआई है वैसे यूएस में फेड है और वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इस पर्टिकुलर इवेंट का मार्केट के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। यूएस मार्केट के ऊपर तो होगा ही, बिकॉज जो यूएस के इंटरेस्ट रेट हैं वो यूएस की इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया का और यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस कारण से जो भी इंटरेस्ट रेट का बदलाव होता है, इंटरेस्ट रेट का जो चेंज होता है, वो डेफिनेटली इंपैक्ट डालता है बाकी के मार्केट्स पर। तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारा न्यूज़ फ्लो आता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं कि यूएस के स्टॉक्स ऊपर गए, क्यों? क्योंकि फेड की जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने कुछ इस बारे में बोला कि इंटरेस्ट रेट कब घटाए जाएंगे, कब कम किए जाएंगे। और आपको स्क्रीन पे और दिख रहा है कि एशियन स्टॉक्स पे भी इसका असर आया। तो जैसा कि हमने पहले आपको बोला कि यूएस में फेड मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी कोई डिसीजन लेता है उसका असर मार्केट के ऊपर न सिर्फ यूएस में पड़ता है बल्कि बाकी और मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। तो इस पूरे वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि यूएस के जो इंटरेस्ट रेट है कब कम किए जाएंगे 2024 में, इस साल में, और इसका कैसे इंडियन आईटी कंपनीज टीसीएस या इन्फोसिस को फायदा हो सकता है, या फिर बैंकिंग स्टॉक्स को ज्यादा फायदा हो सकता है, या फिर ब्रॉडर मार्केट निफ्टी है, सेंसेक्स है, जो कि ब्रॉडर मार्केट है, जो इंडिया के स्टॉक इंडाइसेस हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो ये सब जो विषय हैं वो मिले जुले हैं और इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब ये जो चीज है, आप देखें हो, अक्सर देखा होगा आपने कि पहली बात कि यूएस में इंटरेस्ट रेट चेंज कैसे होते हैं, क्या फैक्टर होता है, क्या कारण होता है कि यूएस फेड ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट घटाने हैं या बढ़ाने हैं, और इस चीज का इकोनॉमी के ऊपर, यूएस में और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर डालते हैं ये चीजें। इंटरेस्ट रेट जब चेंज होते हैं तो यूएस के स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट होता है, दुनिया के और ग्लोबल मार्केट्स में इंपैक्ट होता है, और इंडिया जो कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया के टॉप 5 मार्केट्स में शामिल है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसके ऊपर भी असर होना बहुत नेचुरल है। इंडियन मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो अब यूएस में फेड क्या है? फेड जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसका कि पूरा नाम है, वो सेंट्रल बैंक है यूएस का। तो जैसे कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई जो होता है, उस तरह से उनके यहाँ यूएस फेड है। यूएस में जो आरबीआई का काउंटर पार्ट है उसको यूएस फेड कहते हैं। और फेड जो है, फेड डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी। मोटा मोटी मतलब अगर कहा जाए कि
मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को घटाने या बढ़ाने का जो फैसला होता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। एक और दूसरी चीज होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट कम किया या ज्यादा किया, ये फेड का डिसीजन होता है यूएस में। जैसे कि आरबीआई भी आपने सुना होगा कि हर 2 महीने में ये फैसला लेता है, रेट मेंटेन करने हैं, घटाने हैं या बढ़ाने हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि आप जब लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो फेड के इंटरेस्ट रेट अगर आप यूएस में हैं तो उससे ये फैसला होगा कि आपको किस रेट पे लोन मिलेगा। सिमिलरली आरबीआई के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो बैंक्स भी प्रोपोर्शनेटली अपने लोन्स पर रेट बढ़ाएंगे, आपको लोन्स महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आपकी अगर एफडी बैंक में जमा है, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है, तो उन पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अब फेड का ऑब्जेक्टिव क्या है? फेड क्यों ऐसा करता है? फेड का ऑब्जेक्टिव है कि प्राइसेस स्टेबल रहे, मतलब इन्फ्लेशन कम रहे और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहे। तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जब कभी भी फेड को ऐसा लगता है कि इन दोनों, ये तो अपोजिट चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्फ्लेशन, जब भी फेड को ऐसा लगता है कि आज उन्हें किसी एक चीज के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। आपने शायद सुना होगा पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद से अचानक से इंटरेस्ट रेट काफी कम किए गए थे और उस वजह से इन्फ्लेशन ऊपर चला गया। इन्फ्लेशन ऊपर जब चला गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। तो फेड का मोटे तौर पर यह काम रहता है कि इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड करते हैं इस हिसाब से कि किस तरह एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा रहे और इन्फ्लेशन कम से कम रहे। ये दोनों इक्वल फोर्स तो नहीं है, बट हाँ अपोजिट फोर्स जरूर है। तो आप एक ऑब्जेक्टिव जब फुलफिल करने जाते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री है, ज्यादा लोन लेगी, ज्यादा एक्सपैंड करेगी, ज्यादा ग्रो करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो ऐसा भी हो सकता है कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाए कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाने पड़े। तो वो एक बहुत डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट मोटे तौर पर फेड का ये काम है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के सहारे इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। फेड की एक और जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम जो है यूएस का, उसको स्टेबल रखें। तो आपने सुना होगा कि अभी जैसे पिछले साल की बात है, एक सिलिकॉन वैली बैंक था, वो फेल हुआ था। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा कुछ साल पहले यस बैंक काफी खराब स्थिति में था, तो एसबीआई को इंटरवीन करना पड़ा और वो आरबीआई के कहने पर हुआ और उन्होंने सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से संभाला। लेकिन सिस्टम को स्टेबल रखना और जो पूरा इकोनॉमी है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको एक ऐसे स्टेट में रखना कि वो ग्रोथ को प्रमोट करे, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करे, इन्फ्लेशन कम रखे और स्टेबल रहे, तो ये मोटे तौर पर सेंट्रल बैंक का काम होता है। यही यूएस फेड करता है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में ये काम, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो इंग्लैंड में करेगा, आरबीआई है इंडिया में करेगा, बैंक ऑफ जापान है वो जापान में करेगा। चूंकि यूएस की इकोनॉमी, जैसा हमने बोला कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डॉलर रिजर्व करेंसी है दुनिया में, तो इसलिए यूएस फेड की इंपॉर्टेंस इस वजह से सबसे ज्यादा है। अब ये कुछ एक तरीके जो आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट पे, कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, मतलब जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एपेक्स सबसे ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि बहुत सारे इकोनॉमी के डाटा पॉइंट्स होते हैं, वो ट्रैक करते हैं और उस हिसाब से फिर फैसला लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक जो चार्ट अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सिंस 1954 से लेके आज तक जो इंटरेस्ट रेट रहे हैं यूएस में, वो आप इस स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। पिछले 70 इयर्स में, लास्ट 70 इयर्स में जो इंटरेस्ट रेट रहे हैं यूएस में, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक रोनाल्ड रीगन के टाइम से लगभग पहले और जिमी कार्टर जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम 1980s में, अर्ली 1980s में यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे। और फिर आप धीरे धीरे इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कुछ एक जगह आपको काफी ऊपर और काफी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा।
क्यों दिखाई देगा? एक आप देखेंगे यहाँ पे 2007-2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसको संभालने के लिए फेड को बहुत इंटरेस्ट रेट कम करने पड़े थे। सिमिलरली इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जब कोविड आया तो उन्होंने फिर एक बार उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और इंटरेस्ट रेट को कम किया। अब इंटरेस्ट रेट को कम तो कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया उसकी वजह से, तो उन्होंने फिर उसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। तो जो आपको लास्ट पार्ट जो दिख रहा है एकदम स्टीप कर्व जो ऊपर जाता हुआ, बिल्कुल फ्लैट है, जीरो के लगभग नजदीक है। लास्ट के पार्ट की बात कर रहा हूं, जो कि राइट हैंड साइड आपको दिखेगा। वो जो चीज है उसको कंट्रोल करने के लिए पिछले 5-6 साल की जो इवेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उन 5-6 साल के इवेंट्स में आपको एक फ्लैट लाइन दिख रही है जो जीरो के बिल्कुल नजदीक है, और इसको अचानक से स्टीप कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको, कैसे कि इंटरेस्ट रेट यूएस फेड ने बढ़ाए हैं पिछले कुछ टाइम में, जैसे 1980s है या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो भी आप इस चार्ट के सहारे देख पा रहे हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल में जो हुआ है वो हम ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम किए गए कोविड की वजह से, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो यूएस फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। फिर हाल ही में क्या हुआ है, तो यूएस फेड कम्युनिकेट करता है बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से। 31 जनवरी 2024, लगभग 1.5 महीने पहले, यूएस ने बोला कि यूएस फेड ने बोला कि हमारा स्टांस क्या है। स्टांस मतलब हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ठीक ठीक है, अच्छी चल रही है, जॉब ग्रोथ स्ट्रांग है, मतलब कि लोगों को नौकरियां काफी मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम है, नौकरियां ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, और इस तरह से ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है। और आगे के जो असेसमेंट है कि हम क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, ये हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इस चीज को एक पॉजिटिव कमेंट्री की तरह समझा गया। पिछले 3-4 महीने से, अक्टूबर नवंबर से लेके अब तक, यूएस फेड इस बारे में कंसीडर कर रहा है कि कैसे हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ावा दे सकें, और ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही हैं। अब ये आप देखेंगे कि पिछले 12 महीने का इन्फ्लेशन कैसा रहा है। तो आप देखिए कि ये लगभग चार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। लगभग पहले का हिस्सा जो है वो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है YOY, मतलब ईयर ऑन ईयर, कि अगर हम इस हफ्ते को देखें, जो समझिए मार्च मिड है, तो मार्च मिड 2024 वर्सेस मार्च मिड 2023 क्या प्राइसेस थे, और वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो रही है। अगेन इसके बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं, बट सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन कितना है, मुद्रास्फीति कितनी है, जो हिंदी में कहते हैं, इन्फ्लेशन कितना है। और इन्फ्लेशन कितना है, ये पिछले 4-5 साल का जो ग्राफ आपको दिख रहा है, कोविड के बाद से, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़े, और जो उन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ी और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट उनको फेड को बढ़ाने पड़े, और धीरे धीरे इन्फ्लेशन अब काबू में आता जा रहा है। तो फेड का एक नजरिया ऐसा बन रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब ये देखिए कि एक्सपेक्टेशन क्या है। मोटे तौर पर ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कयास लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कब ऐसा होगा, लेकिन अभी फिलहाल मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 है, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर का समय, उसमें से किसी एक समय पर या 2 समय पर इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना है। तो ये सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, ये अभी कहना नहीं मुश्किल है, लेकिन अगले 6 महीने में ऐसा उम्मीद बन रही है कि कुछ इंटरेस्ट रेट कट होने की यूएस फेड द्वारा कोशिश की जा सकती है। अब एग्जैक्टली कब होगा तो ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो डायनामिक है, डेटा पॉइंट्स आते रहते हैं हर वीक और हर मंथ, और आप देखते हैं कि कैसे ये चेंज हो रही है। तो आप डेफिनेटली उस चीज को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस टाइम पे होगा। बट अगर इन्फ्लेशन बिनाइन, मतलब कम रहती है, 2-2.5%, 1.5-2%, अप टू 3% भी, तो कह सकते हैं आपकी शायद उम्मीद बनेगी कि यूएस फेड कुछ करे। 1.5-2% पे, 1% पे, 2% पे काफी चांसेस बढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट कट होंगे। अब इंटरेस्ट रेट मैटर क्यों करते हैं? इंटरेस्ट रेट, जैसा हमने आपको बताया, कि बोरोइंग कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। बोरोइंग कॉस्ट मतलब किस भाव पे आपको लोन मिल रहा है और किस भाव पे आप बैंक को पैसा दे रहे हैं। जनरली इंडस्ट्री जो होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं, नई फैक्ट्रियां लगाती हैं, नए प्रोजेक्ट लगाती हैं, तो उनको ये चीज बहुत मैटर करती है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है, लोन किस भाव पे मिल रहा है। और लोन जिस भाव पे मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है
उससे उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होती है, दे गेट मोर कॉन्फिडेंट, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो कैपेक्स करने में और प्रोजेक्ट लगाने में। रिटेल कस्टमर पर भी बहुत असर पड़ता है। समझिए कि आप घर खरीदने वाले हैं, 2% इंटरेस्ट रेट हो या 8% इंटरेस्ट रेट हो, नेचुरली आप समझ सकते हैं कि 2% इंटरेस्ट होगा अगर आप लोन पे घर ले रहे हैं तो डेफिनेटली 2% इज बेटर फॉर यू। तो आप उस टाइम ज्यादा कस्टमर आएंगे लोन लेने के लिए, घर लेने के लिए। सिमिलरली आपको कोई और पर्सनल लोन लेना है, किसी तरह का और खर्चा कोई करना है, तो जब बोरोइंग कॉस्ट कम रहेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे, तो आप ज्यादा उस चीज को करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपैंड होगी, इंडस्ट्री हो, रिटेल कस्टमर हो, कोई भी हो। और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है दूसरे तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर असर रहेगा अपोजिट साइड पे, कि भाई इंडस्ट्री भी कम कैपेक्स करेगी, कम प्रोजेक्ट लगाएगी, रिटेल कस्टमर भी थोड़ा सा झिझकेंगे, थोड़ा सा हिचकेंगे अपने लोन को लेने में। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, रिटेल में, इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्री पे, सब जगह पे बोरोइंग कॉस्ट का असर पड़ता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रहेगी, इंटरेस्ट रेट कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। अब आप ये देखिए कि ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा कि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डॉलर रिजर्व करेंसी है दुनिया में। बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा अक्सर कि जिस जगह कोई भी करेंसी अगर लेने को तैयार नहीं है, कोई भी डॉलर ले लेंगे वो लोग आपका, क्योंकि डॉलर सब जगह एक्सेप्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जहां पर कि अगर उस देश में भी वो करेंसी एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन डॉलर फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है कि डॉलर रिजर्व करेंसी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी दुनिया में है। अब यूएस के जो इंटरेस्ट रेट होंगे, फेड के जो डिसीजन होंगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ेगा। यूएस की इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे बड़ी, तो वो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, वो लोग खुद खर्चा ज्यादा करेंगे, तो दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक सपोर्ट मिलेगा जब इंटरेस्ट रेट कम हो। यूएस फेड जब इंटरेस्ट रेट घटाएगा, कम करेगा, तो दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को फायदा ज्यादा महसूस होगा। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूएस के इन्वेस्टर हैं वो काफी सारे कंट्रीज में और भी इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या और भी कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा। अगर यूएस में स्टॉक मार्केट में लोग अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होगा, उनको लगेगा भाई कि चलो अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम दूसरे मार्केट में भी लगा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होना, यूएस फेड का लिक्विडिटी बढ़ाना, यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट घटाना, ये सब चीजें दुनिया के स्टॉक मार्केट को फायदा पहुंचाती हैं, उनके लिए अच्छी होती हैं। अब क्या होगा कि इसके कुछ टेक्निकल रीजन भी हैं कि अभी आप देखेंगे कि जो बॉन्ड है, मतलब सरकार जो पैसा रेज करती है वो उस पर इंटरेस्ट पे करती है जिनसे भी रेज कर रही है उस पैसे को। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उनका इंटरेस्ट आउट को थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब जो बॉन्ड होल्डर हैं उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है तो वो इक्विटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो मतलब ये है कि अगर जब कभी बॉन्ड्स लोग कम खरीद रहे हो तो इक्विटीज ज्यादा खरीदेंगे, इक्विटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि यूएस के जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, यूएस के मार्केट को, इंडियन मार्केट को, सब जगह फायदा पहुंचाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि इस चीज को इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटरेस्ट रेट कट जो होता है वो मार्केट में कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मतलब ये कि आरबीआई है या यूएस फेड है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई इन्फ्लेशन अब काबू में आ गया है, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा प्रमोट करते हैं। और ये एक सिग्नल होता है सेंट्रल बैंक का कि भाई अब आप लोग अगर रिटेल हैं या इंडस्ट्री हैं या इन्वेस्टर हैं कोई भी, तो आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटाए गए। मार्केट के लिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि रेट कट जो होते हैं हमेशा फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि जो हमारे, मैंने कहा कि जैसे आप समझिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को आज कम करके 2%, 2.5% पर लेके आ जाए, तो एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे एफडी में तो 2-2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि आज 6, 6.5, 7% मिलता है उसकी वजह पे, तो भाई इक्विटीज में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड ले लेते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इक्विटीज मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम हो। और कभी कभी यूएस फेड की तरह से आरबीआई भी फॉलो करता है कि भाई जैसे कोविड का समय था, बहुत खतरनाक समय था पूरी दुनिया के लिए और पूरी इकोनॉमीज के लिए, तो सब लोग सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम रखें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सपोर्ट दिया जा सके। यूएस फेड
या किसी और बैंक की भी सोच जैसे आरबीआई हो सेम ही रहती है। अब आप देख रहे हैं कि ये सेंटिमेंट कैसे होता है, ये हम पहले भी आपको कुछ न्यूज फ्लो जो दिखा रहे थे स्क्रीन पे आप फिर देख पा रहे हैं कि निफ्टी सेंसेक्स दोनों नई पीक छू रहे हैं जब यूएस फेड ऐसा सिग्नल दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं 2024 में। वही सेम न्यूज की रिकॉर्ड हाई पर है निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन मार्केट्स, बिकॉज ऑप्टिमिज्म बढ़ रही है रेट कट पे। रेट कट की हमेशा ऑप्टिमिज्म कही जाती है और रेट इंक्रीज की पैसिमिज्म कही जाएगी। मतलब आप जैसे पहले आपको याद होगा कि जब फेड कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, फेड मजबूत फील कर रहा है इकोनॉमी के बारे में, तो इंटरेस्ट रेट घटाएगा। वो ऑप्टिमिज्म बढ़ रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा। उसके बाद कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैंक्स को बड़ा फायदा होता है इस चीज से कि जब उनके तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं जिसको कि वो रेज कर रहे होते हैं जिस पे पॉइंट्स, लेकिन वो आगे जिन लोगों को लोन देते हैं उनके इंटरेस्ट रेट को कम करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगाते हैं। और इस तरह से जो जब कभी भी वो एक काम को करते हैं तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स को फायदा होता है और हमारे रिटेल को फायदा होता है, ऑटोमोबाइल्स को फायदा होता है, क्योंकि लोन्स पड़ते हैं, लोग लोन ज्यादा लेते हैं। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि एक और बहुत सेक्टर जिसको फायदा होता है वो इंडियन आईटी है, क्योंकि इंडियन आईटी का बीएफएसआई जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है दुनिया भर की, वो 50 to 60% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इंडियन आईटी के लिए हमेशा रेट कट एक अच्छी न्यूज होती है। तो किन सेक्टर्स को फायदा होगा? रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, इंडियन आईटी, इस तरह के सब सेक्टर्स को लाभ पहुंचता है इससे। और अब सवाल ये उठता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। पहली बात तो लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है जो कि मार्केट की दिशा जरूर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा उसे, लेकिन लोकल इकोनॉमिक फैक्टर, लोकल इकोनॉमी की मजबूती हमेशा ज्यादा मैटर करेगी। दूसरी बात, एक और चीज जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जब इंटरेस्ट रेट यूएस में कम होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं। उनका जो शेयर है वो लगातार कम होते जा रहा है। तो समझिए कि जैसे आज से 20 साल पहले अगर 70-80% होता था, तो आज वो जो है 50% से भी कम हो गया है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो बढ़ रही है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, वो जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट जो है वो उनके फैसलों से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो धीरे धीरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बढ़ रही है। तो इसलिए ये यूएस फेड का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उस फैक्टर की वजह से। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस तरह से एक और चीज आप एक ग्राफ के तौर पर समझें कि पिछले 10 सालों में ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ऊपर, ये यूएस के फेड ने जो इंटरेस्ट रेट अपने रखे हैं वो दिखा रहा है। कैसे कि आप देखते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब इंटरेस्ट रेट काफी कम थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। अचानक से कोविड आ गया तो तुरंत उन्हें, ये आप जो फॉल देख रहे हैं वो 2020 में है, वो कोविड की वजह का फॉल है कि इंटरेस्ट रेट का अचानक कम करने पड़े, और उसके बाद धीरे धीरे फिर काफी कम रखे, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो बढ़ाने पड़े। तो वो जो चीजें आप देख रहे हैं नीचे वाले चार्ट से, उसका कोई खास लेना देना नहीं है। और आप एक और चीज देखेंगे 2020 में, 2020 में, कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए मार्केट भी इंडिया का नीचे गया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही नीचे जा रहे थे उस टाइम। कोविड इतनी भयंकर विपत्ति थी दुनिया भर के ऊपर कि उस टाइम मार्केट के बारे में ज्यादा लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। इंटरेस्ट रेट भले ही कम थे लेकिन मार्केट फिर भी काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन में था, काफी डिप्रेस्ड मूड में था। तो इंटरेस्ट रेट जब सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक ठीक है, तो मैटर करता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन काफी डिफरेंट होती है, काफी विपरीत होती है, काफी डिफिकल्ट थी, जैसे कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी कम हुए लेकिन मार्केट भी धड़ाम से नीचे गिरा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है इन दोनों चार्ट्स को अगर आप कंपेयर करें कि यूएस के फेड ने पिछले 10 साल में इंटरेस्ट रेट कैसे रखे हैं और इंडियन मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, तो आप देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा आप उससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। कुछ एक सेक्टर, जैसे हमने कहा कि इंडियन आईटी उनको फायदा होगा या बैंक्स को थोड़ा बहुत फायदा होगा, वो डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर भी जो अंडरलाइंग इंपॉर्टेंस है वो इस फैक्टर की, यूएस फेड वाले की, थोड़ी कम है। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो उसकी ज्यादा है। अब इस पूरे निष्कर्ष को हम कैसे, जो उसका कंक्लूजन है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं? पहली बात,
रेट कट जो है वो आपके यूएस इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेड जब भी डिसीजन ये लेता है, ग्लोबल इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, मार्केट, सबको इसका असर पड़ता है और फायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। ब्रॉडर मार्केट के लिए, डायरेक्शन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है ये। तो बहुत सारी और चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए कि यूएस इन्वेस्टर ही नहीं, इंडियन इन्वेस्टर भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इस फैक्टर को थोड़ा ट्रैक करेंगे तो उन्हें मार्केट की थोड़ी समझ अच्छी आएगी। क्योंकि न्यूज फ्लो तो आपने देखा ही, न्यूज फ्लो कितना सारा इसके ऊपर है जो हमने स्क्रीन पे भी दिखाया। मतलब ये है कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हमें इसको ट्रैक करना चाहिए, हमें इसे समझना चाहिए कि क्या चल रहा है वहां पर। लोकल फैक्टर्स जो है, ऐसा हमने कहा कि फिर दोबारा रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मार्केट की दिशा को, किसी भी कंपनी के स्टॉक को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने डिफरेंट सेक्टर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं और तब फैसला ले सकते हैं कि किस तरह से उन्हें ट्रेड करना है, किस तरह से उन्हें इस चीज को देखना है। अब आप यहां पर एक मैं चीज जो दोबारा रिपीट करूंगा वो ये है कि इंडियन आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस जो कि यूएस से आता है, काफी सिग्निफिकेंट है, 60% के आसपास है। बीएफएसआई से, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बैंक्स ज्यादा खर्चा करेंगे, अपने आईटी स्पेंड को बढ़ाएंगे, आईटी में ज्यादा खर्चा करेंगे, इंडियन आईटी कंपनीज को नेचुरली फायदा होगा। इंडियन कंपनीज में भी आप देखेंगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, हमने पिछले वीडियोस में कवर की है चीज की, लगभग 35% के आसपास, 1/3 जो है वो उनका शेयर है। थोड़ा कम हुआ है पिछले अप्रैल से, अप्रैल में 38% था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए पिछले करीबन साल भर में, तो परसेंटेज थोड़ा कम हो गया निफ्टी में, तो वो करीबन 33%, 32% के आसपास है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट 1/3 परसेंटेज काफी होता है। लार्जेस्ट, मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर है, इस सेक्टर को काफी फायदा होता है। आप सेक्टर कॉल लेने के बजाय अगर आप मैक्रो प्ले करें, निफ्टी को खरीदें, ईटीएफ्स को खरीदें, तो आपको शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप लोकल एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि लोकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा बिनाइन है, थोड़ा सा रोबस्ट है, थोड़ा सा स्टेबल है, और यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा चेंज ना हो तो भी, तो बजाय एक बहुत सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेने के, अगर आप ब्रॉडर मार्केट के ऊपर इस चीज को पूरी तरह से समझने के बाद फैसला लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि यूएस फेड का जो डिसीजन है इंटरेस्ट रेट का, वो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स के लिए ज्यादा अच्छा है, या एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई, इन स्टॉक्स के लिए ज्यादा अच्छा है, या फिर आप ऑटोमोबाइल स्टॉक लाइक टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, उनको खरीदें, या फिर रियल एस्टेट खरीदें। तो ये एक जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को ट्रैक करने के लिए। इसके बावजूद हम एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे, हमेशा जो बात कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, किसी भी तरह की कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह ये नहीं है। इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस, जो कि मैं और हमारी टीम जो एफर्ट करते हैं आपके साथ साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट को शेयर करने के लिए, पर्पस सिर्फ ये है कि आप मार्केट को समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। किसी भी तरह की कोई सलाह ये नहीं है कि आप इस स्टॉक खरीदें, इस स्टॉक को बेचें। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, हमारे जो वीडियोस हैं अच्छे लगते हैं और आपके लिए कुछ भी इनमें सीखने के लिए है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक चीज और याद रखें, जितने भी लोगों को अगर आप लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट है और ये वीडियो शायद उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो जरूर शेयर करें, उनके लिए यूजफुल है तो जरूर शेयर करें। एक बार फिर आपको धन्यवाद देंगे, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर विषय में कुछ जानकारी चाहिए या कुछ और आप समझना चाहते हैं तो कृपा करके हमें बताएं, हमें लिखें, हमें कांटेक्ट करें। उन टॉपिक्स को हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत बेसिक तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे के कुछ वीडियोस में और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स महंगे क्यों होते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के एग्जाम्पल लेके क्यों सस्ते होते हैं, किस प्राइस टू अर्निंग्स में उन्हें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें ये सब कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। यूएस फेड का असर टीसीएस, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स पर, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स पर, या फिर आपके जो ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक हैं, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, उनके ऊपर क्या हो सकता है और कैसे इस चीज़ को हम प्ले करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करते हैं आपसे फिर कुछ समय बाद शीघ्र ही भेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।